तो अभी हम लोग जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, जो कि क्लास 10th का चैप्टर 6 रहने वाला है। तो पहले के क्लासेस में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं किसके बारे में। पहले के क्लासेस में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी के बारे में। सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी मतलब क्या, इंडिया में जो लोग रह रहे हैं वो लोग कौन कौन सा काम करके अपना रोजी रोटी चलाते हैं, और उसके साथ साथ वो काम कौन से सेक्टर में आता है। तो 3 सेक्टर है इंडिया में। सबसे पहला है हमारा प्राइमरी सेक्टर, दूसरा है हमारा सेकेंडरी सेक्टर, और तीसरा है हमारा टर्शियरी सेक्टर। तो प्राइमरी सेक्टर को हम लोग एग्रीकल्चरल सेक्टर भी बोलते हैं, और सेकेंडरी सेक्टर को हम लोग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बोलते हैं, और टर्शियरी सेक्टर को हम लोग सर्विस सेक्टर बोलते हैं। तो प्राइमरी सेक्टर में आता है हमारा एग्रीकल्चर, जैसे खेती बाड़ी रिलेटेड सारा काम, उसमें जो प्रोडक्शन निकलता है खेती बाड़ी से। उसके बाद फिशरीज आ जाता है वहां पे, उसके बाद एनिमल हस्बेंड्री भी आ जाता है। तो एक हिसाब से देखेंगे तो नेचर से हम लोग डायरेक्ट एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। प्राइमरी सेक्टर में हम लोग क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट नेचर से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। तो अभी सेकेंडरी सेक्टर जो आता है, हम लोग वही प्राइमरी सेक्टर से जो सामान निकलता है, जैसे कि मान लो मैं एग्रीकल्चर से निकाला आलू, पोटैटो का प्रोडक्शन निकाला, तो इट वुड बी एग्रीकल्चर से आया तो ये प्राइमरी सेक्टर हो जाएगा। तो वही आलू को मैं प्रोसेस कर रहा हूं और आलू चिप्स में कन्वर्ट कर रहा हूं, तो हो जाएगा हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर या फिर सेकेंडरी सेक्टर। तो सेकेंडरी सेक्टर में हमेशा जो प्राइमरी सेक्टर का प्रोडक्शन रहता है वो रॉ मटेरियल के तौर पे यूज होता है। मतलब प्राइमरी सेक्टर से अगर आपका आलू निकल रहा है तो आलू चिप्स सेकेंडरी सेक्टर में आ जाएगा। और सेकेंडरी सेक्टर का जो प्रोडक्शन रहता है दैट इज मास प्रोडक्शन। मास प्रोडक्शन मतलब क्या, बल्क में प्रोडक्शन होता है। और वो क्या होता है ना, एक हिसाब से हम लोग थोड़ा सा चेंजेस लाते हैं प्राइमरी सेक्टर में। प्राइमरी सेक्टर का जो प्रोडक्शन निकलता है उसको हम लोग रॉ मटेरियल के तौर पे यूज करके नया नया प्रोडक्ट निकालते हैं। नया नया प्रोडक्ट इन द सेंस कैसे, देखो जैसे कि पोटैटो आ गया, पोटैटो से पोटैटो चिप्स, तो ये हो गया सेकेंडरी सेक्टर। वो चिप्स हम लोग वैरायटी ले आते हैं। चिप्स में वैरायटी ले आते हैं मतलब क्या, अभी आलू चिप्स में हम लोग अलग अलग फ्लेवर निकाल सकते हैं, हाँ कि नहीं, तो वहां पे हम लोग तामझाम कर सकते हैं। तो सेकेंडरी सेक्टर हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि मतलब जितने भी फैक्ट्रीज वगैरह है वो सेकेंडरी सेक्टर में आते हैं। तो ये तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल दिया हमारा किसका, सेकेंडरी सेक्टर में आलू चिप्स का एक छोटा सा एग्जांपल दिया, जिसमें और भी कुछ कुछ चीजें आ सकता है। जैसे कि मान लो अभी मैं आयरन ओर एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ। आयरन ओर, आयरन ओर मतलब क्या, जमीन के नीचे से डायरेक्ट आयरन नहीं मिलता, लोहा डायरेक्ट नहीं मिलता हमें, हमें मिलता है आयरन ओर, जिसमें आयरन भी रहता है और उसमें इम्प्योरिटीज भी रहते हैं। तो उसको डायरेक्ट यूज किया नहीं जा सकता, उसको हम लोग फिर आयरन ओर से आयरन एक्सट्रैक्ट करते हैं, मतलब आयरन ओर से लोहा को एक्सट्रैक्ट करते हैं, और एक्सट्रैक्ट करने के बाद हम लोग नट बोल्ट बनाते हैं, आगे नहीं, लोहा का पाइप बनाते हैं। तो वो प्रोडक्शन हो जाएगा सेकेंडरी सेक्टर या फिर हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में वो चले जाएगा। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जाता है, कपड़ा का जो इंडस्ट्री रहता है। ओके, प्राइमरी सेक्टर में क्या आ जाएगा, कॉटन, कॉटन का खेती प्राइमरी सेक्टर। वही कॉटन को लाओ, उसको प्रोसेस करके धागा बनाओ, दैट इज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। वो धागा से कपड़ा भी बना सकते हैं हम लोग, वो भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। कभी कभी हम लोगों का, अच्छा मैं क्या बताया, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो रॉ मटेरियल होता है वो प्राइमरी सेक्टर से आता है, वो तो सही है। लेकिन कभी कभी बहुत सारे केसेस में हम लोग सेकेंडरी सेक्टर का सामान को भी रॉ मटेरियल के तौर पे यूज करते हैं वही सेकेंडरी सेक्टर में। जैसे कि देखो, अभी मुझे एक क्वेश्चन का आंसर बताओ कि अगर मैं चीनी बनाऊंगा तो मुझे रॉ मटेरियल क्या चाहिए, शुगर केन रॉ मटेरियल के तौर पे चाहिए। अच्छा, तो वही शुगर केन प्राइमरी सेक्टर से आया, तो अभी सेकेंडरी सेक्टर में आके वो चीनी बना, तो सेकेंडरी सेक्टर में जाएगा चीनी, शुगर सेकेंडरी सेक्टर में जाएगा। लेकिन अभी मैं अगर बिस्किट बनाऊं, अभी मैं क्या बनाऊं, बिस्किट, बिस्का किट पुकी बाबा जी, आगे नहीं, अगर मैं क्या बनाऊं, बिस्किट बनाऊं, ओके, या फिर बिस्कुट बनाऊं जिसमें कूट कूट के क्या भरा है बिस भरा है, वाह, तो बिस्कुट बनाओ, तो वहां पे भी चीनी चाहिए, तो चीनी तो सेकेंडरी सेक्टर से आया है, तो वो भी रॉ मटेरियल बन सकता है। ओके, तो ऐसा नहीं कि मतलब खाली प्राइमरी सेक्टर से ही रॉ मटेरियल के तौर पे आता है, सेकेंडरी सेक्टर से भी आता है, सेकेंडरी सेक्टर का सामान बनाने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का सामान बनाने के लिए। हाँ, तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एक बहुत ही बड़ा रोल अदा करता है, कहाँ पे, इंडियन इकोनॉमी में। बहुत सारे लोग जो कि खेती करना नहीं चाहते, जो कि अनस्किल्ड है, अनस्किल्ड मतलब क्या, जिनके पास कुछ स्किल नहीं है, उनको खेती बाड़ी आता ही नहीं है, तो वो लोग आके फैक्ट्रीज में लेबर के तौर पे काम कर सकते हैं। उनको कुछ छोटा सा इंस्ट्रक्शन दे दिया जाता है कि नहीं तुम्हें पैकेज भरना है, आगे नहीं, वजन करना है, उसमें पैकेट में भरना है, उसको सील करना है, वो फैक्ट्री में वो काम कर सकता है। नहीं तुम्हें आलू को छांटना है, खराब आलू देके फेंक दो, उसको साइड कर दो, वो काम वो कर सकता है फैक्ट्री में एक जन। ओके,
साफ सफाई कर सकता है फैक्ट्री में एक जन, तो बहुत सारे काम पे एंगेजमेंट मिल सकता है। जब फैक्ट्रीज, जब इंडस्ट्रियलिज्म शुरू हुआ, जो इंडस्ट्रीज बनना शुरू हो गया इंडिया में, ब्रिटिशर्स लोग आए, इंडिया में इतना सारा फैक्ट्रीज नहीं था, कॉटन टेक्सटाइल का इंडस्ट्री आया, पहले क्या होता था ना, हाथ से बुनते थे, खादी वादी कपड़ा वपड़ा हाथ से बुनते थे, लेकिन जब फैक्ट्री आया तब बेनिफिट क्या हुआ ना, फैक्ट्री में लोग काम करना शुरू किए, फैक्ट्री में लोग काम करना शुरू किए, तो बहुत सारा एम्प्लॉयमेंट फैक्ट्री से जनरेट होना उस टाइम में शुरू हुआ, और लोग भी गांव से शिफ्ट होना शुरू किए टाउन में, क्योंकि चीपर रेट में बहुत सारी चीजें अवेलेबल होना शुरू है, सस्ता में चीजें मिलना शुरू हो गए, और सेकेंड नंबर मेन प्राइम थिंग ये है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो गया। तो वही हम लोग अभी पढ़ेंगे इंडस्ट्रीज के बारे में, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के बारे में। थोड़ा सा हिंट दे दिया मैंने आप लोगों को कि इंडस्ट्री एक्चुअल में होता क्या है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री एक्चुअल में होता क्या है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता क्या है। ओके, रॉ मटेरियल लाओ और उसको प्रोसेस करके एक नया चीज में तब्दील करो, वाह, अपना बुद्धि कौशल को लगा के। अच्छा, टर्शियरी सेक्टर के बारे में भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। अगर प्राइमरी को डिस्कस कर लिए, सेकेंडरी डिस्कस कर लिए, तो टर्शियरी भी डिस्कस कर लेते हैं। टर्शियरी सेक्टर को हम लोग सर्विस सेक्टर बोलते हैं, है कि नहीं। सर्विस सेक्टर मतलब क्या, सर्विस सेक्टर मतलब हो गया जोमेटो, खाना मैं ऑर्डर किया, है कि नहीं, कोई एक जन आके डिलीवरी देता है, दैट इज सर्विस सेक्टर। ओके, उसके बाद और भी सर्विस सेक्टर आ सकता है, मैं टीचर हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, है कि नहीं, तो उसका मेरे को कुछ चंदा मिलता है, वो भी एक हिसाब से सर्विस सेक्टर हो गया, वाह। और सर्विस सेक्टर में और क्या आएगा, सर्विस सेक्टर में हमारा आएगा इलेक्ट्रिशियन कोई है नहीं, वो भी सर्विस सेक्टर है। कोई हफ्ता वसूली करने जा रहा है, वो फिर सर्विस सेक्टर होगा ही नहीं है, फिर भी लेकिन मांग रहा है, पैसा दे रहा है। तो ऐसे अलग अलग तरीके का सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी है। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे प्राइमरी, पूरा फोकस, कंप्लीट फोकस जाएगा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के ऊपर, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के ऊपर। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन लार्ज क्वांटिटीज आफ्टर प्रोसेसिंग फ्रॉम रॉ मटेरियल्स टू मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग। अरे बाप रे, बहुत खतरनाक डेफिनेशन। क्या लिखा है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स मतलब चीजों का प्रोडक्शन इन लार्ज क्वांटिटीज, चीजों का प्रोडक्शन इन लार्ज क्वांटिटीज आफ्टर प्रोसेसिंग फ्रॉम रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल से प्रोसेस करो और लार्ज क्वांटिटी में गुड्स प्रोडक्शन करो। मतलब चीनी रॉ मटेरियल हो गया, आगे नहीं, अभी चीनी मैदा ये सब रॉ मटेरियल हो गया, चीनी मैदा पानी ईस्ट जो भी डालना है, फ्लेवर सब डाल के हम लोग मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट बनाए। चीनी से क्या बनाए, बिस्किट। आलू हो गया रॉ मटेरियल, उसको हम लोग रॉ मटेरियल के तौर पे यूज किए, प्रोसेस करके मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट क्या बनाए, आलू चिप्स। 90% हवा 10% चिप्स और पूरा पैसा। तो वही चीज लिखा है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन लार्ज क्वांटिटीज आफ्टर प्रोसेसिंग फ्रॉम रॉ मटेरियल्स टू मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट। मतलब क्या, आलू से ज्यादा महंगा, आलू से ज्यादा वैल्यू आलू चिप्स का है, चीनी से ज्यादा वैल्यू बिस्किट का है, आगे नहीं। तो रॉ मटेरियल से कन्वर्ट हुआ कि नहीं हुआ, वाह। प्रोसेस हुआ कि नहीं हुआ, वाह। मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट मिला कि नहीं मिला, वाह। अभी मुझे ये बताओ, मशरूम कौन से इंडस्ट्री में जाएगा, प्राइमरी सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर में जाएगा। लेकिन अगर वह वही मशरूम को चुन चुन के एक पैकेट में भर दूं वजन तोल के, और उसको 10 रुपया वाला मशरूम को मैं बेच रहा हूँ 40 रुपीज में, 10 रुपीज का मशरूम को 40 रुपीज, तो वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आ जाएगा। कैसे, क्योंकि यहाँ पे भी एक प्रोसेस से गुजरा हो, क्या हम लोग चूज किए कौन सा मशरूम खराब नहीं है, हम लोग वजन किए कि ये 1 किलो है, उसको हम लोग फिर एक पैकेट बनाए जहां पे सारा न्यूट्रिशनल वैल्यूज लिखा है, कितना कैलोरीज मिलेगा लिखा है, हाँ कि नहीं, इसका फायदा, ये सब चीज लिखा है, कौन सा जगह पे प्रोडक्शन हुआ है, तो हम लोग वैल्यू ऐड कर दिया उसमें, ये भी प्रोसेस से गुजरा, इसमें भी वैल्यू ऐड हो गया, तो ये भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में चला गया। लास्ट टाइम एक बार पढ़ देता हूँ, production of goods in large quantities after processing from raw material to more valuable product is called manufacturing. Manufacturing industries fall in the secondary sector. बता दिया, secondary sector में आता है। The economic strength of a country is measured by the development of manufacturing industries. मतलब एक कंट्री को अगर हमें जांच करना है कि कंट्री कितना डेवलप्ड है, कंट्री कितना क्या है, कितना डेवलप्ड है, और उसका इकोनॉमिक स्ट्रेंथ कितना है, आगे नहीं, उसका कितना पावर है, उसका कितना इकोनॉमिक स्ट्रेंथ कितना अच्छा है, अगर हमें जानना है तो हम लोगों को किसको जांच करना पड़ेगा, किसको सर्वे करना पड़ेगा, किसके बारे में स्टडी करना पड़ेगा, उसके सेकेंडरी सेक्टर में, उसके मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। नहीं, जितना ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री तो उतना ज्यादा अच्छा उनका इकोनॉमिक स्ट्रेंथ। क्यों, जितना ज्यादा रॉ मटेरियल उतना ज्यादा फैक्ट्रीज, उतना ज्यादा प्रोडक्शन,
उतना ज्यादा एक्सपोर्ट। मतलब मेरे पास रॉ मटेरियल है तो मैं वहीं पे पास में क्या करूंगा, फैक्ट्री डालूंगा, प्रोसेस करूंगा, मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट निकालूंगा, और जोन से एरिया में वो प्रोडक्ट का अवेलेबिलिटी नहीं है, मैं वहां पे एक्सपोर्ट कर दूंगा सामान को। समझो, जैसे कि मान लो ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया, जहां पे पेट्रोल का खदान है, पेट्रोलियम का, वहां से निकालूंगा मैं पेट्रोल। वहां पे वो लोग देख रहे हो कितने रिच है। और जहां पे पेट्रोलियम नहीं है, यहाँ पे पेट्रोल नहीं है, वहां पे भेजेंगे क्योंकि वहां पे डिमांड है, सामान नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ना मतलब इस्तेमाल करना बंद कर देंगे, डिमांड तो है ना, तो लोग वहां पे फिर मंगाएंगे। समझ में आ गया इंपोर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। हाँ, आपका क्वेश्चन अभी ये था कि सर राजस्थान में पानी का कमी है, तो अगर हम लोग वहां पे पानी भेजेंगे तो उनका भी फायदा होगा, हमारा भी फायदा होगा, ये क्वेश्चन है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, हमारा अर्थ जो है वहां पे हम लोग टोपोग्राफी को एक बार स्टडी करते हैं। इंडिया का टोपोग्राफी, टोपोग्राफी मतलब क्या, लैंडफॉर्म, कहाँ पे जमीन में किस तरह का ऑन है, ऑन है, ऑन है, ऑन अच्छे हो क्या गुरु जब है। हाँ, हमारा अर्थ में जो सॉरी हमारे इंडिया में जो अलग अलग जगह पे जो जमीन है, वाह, वहां पे अगर हम लोग स्टडी करेंगे, जैसे कि मान लो कहीं पे प्लेन लैंड है, समतल जमीन, प्लेन लैंड, कहीं पे माउंटेन्स है, कहीं पे हिली रीजियंस है, कहीं पे प्लेट्यू है, टेबुलेटेड सरफेस, आगे नहीं, टेबुलेटेड सरफेस, प्लेट्यू है, कहाँ पे डेजर्ट है, राजस्थान डेजर्ट है एक हिसाब से। हाँ, तो यहाँ पे हम लोग एक कॉन्सेप्ट पढ़े थे, एक चीज पढ़े थे, पॉपुलेशन डेंसिटी। क्या पढ़े थे, पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी किसके ऊपर डिपेंड करेगा, ऑब्वियसली टोपोग्राफी के ऊपर डिपेंड करेगा। भाई प्लेन लैंड है, नदी है, तो ज्यादा लोग वहां पे बसेंगे क्योंकि वहां पे अच्छा खेती बाड़ी हो पाएगा। जहां पे प्लेन लैंड है वहां पे खेती बाड़ी अच्छा होगा, नदी है खेती बाड़ी अच्छा होगा। सेकेंड नंबर थिंग, जहां पे प्लेन लैंड है वहां पे फैक्ट्रीज बन पाएंगे क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन का सुविधा होगा, वहां पे ज्यादा लोग रहते हैं। अच्छा, यहाँ पे आ गया डेजर्ट का बात। डेजर्टेड एरिया में ज्यादा लोग नहीं रहते, है कि नहीं, कम लोग रहते हैं, और जितने लोग रहते हैं उनके हिसाब से वहां पे पानी का सुविधा उतना है कि नहीं। और जहां पे बिल्कुल पानी का सुविधा नहीं रहा है वहां पे तो लोग रहेंगे ही नहीं। समझ में आ गया ना, तो कॉन्सेप्ट ही कुछ ऐसा है। लेकिन यस, जहां पे कोई एक पर्टिकुलर चीज का स्कैरसिटी है, अभाव है, और वहां पे अगर उस चीज का डिमांड है, आप सप्लाई करना शुरू करो, आप पैसा कमाना शुरू करो। यस और नो, यस। जैसे कि देखना हमारा अभी प्याज का स्कैरसिटी आएगा, यहाँ पे प्याज कम मिला है तो बाहर से भेजेंगे इधर प्याज, कमाएंगे मोटा रकम, है कि नहीं, प्याज का रेट बढ़ जाएगा। समझ में आ गया। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है इंपोर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। क्या पढ़ेंगे अभी हम लोग, इंपोर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का क्या क्या इंपोर्टेंस, क्यों, क्या जरूरत है और इंपोर्टेंस क्यों है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज कंसिडर्ड एज द बैकबोन ऑफ डेवलपमेंट इन जनरल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बिकॉज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कंसिडर किया जाता है बैकबोन ऑफ डेवलपमेंट। बैकबोन मतलब क्या, जैसे कि हमारा बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी जो है, जिसकी वजह से हम लोग बैठ सकते हैं, सीधा खड़े रह सकते हैं, सारा काम कर सकते हैं, है कि नहीं। तो ऐसे ही मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बैकबोन बोला जाता है। किसका बैकबोन बोला जाता है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को कंसिडर किया जाता है बैकबोन ऑफ डेवलपमेंट। मतलब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है तो डेवलपमेंट होना तय है, ऐसा बोला जाता है। रीजन उसका ये है, इट हेल्प इन मॉडर्नाइजिंग एग्रीकल्चर which forms the backbone of our country और इकोनॉमी। यहाँ पे लिखा है कि जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो मॉडर्नाइज करता है एग्रीकल्चर को। क्वेश्चन आ गया, सर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कैसे मॉडर्नाइज करता है एग्रीकल्चर को। भाई एग्रीकल्चरल सेक्टर में जो ट्रैक्टर यूज होता है, इस्तेमाल होता है, ट्रैक्टर हो गया, सीड ड्रिलर हो गया, बहुत सारी चीजें इस्तेमाल होता है, पेस्टिसाइड हो गया, इंसेक्टिसाइड हो गया, फर्टिलाइजर हो गया, तो वो कहां से आता है, वो भी तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से ही आता है ना। पेस्टिसाइड कहां पे बनता है, फैक्ट्रीज में ही तो बनता है ना। तो इन लोगों को स्ट्रेंथन कौन करता है, मतलब प्राइमरी सेक्टर को स्ट्रेंथन कौन कर रहा है, एग्रीकल्चरल सेक्टर को स्ट्रेंथन कौन कर रहा है, सेकेंडरी सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। क्योंकि प्राइमरी सेक्टर में अच्छा प्रोडक्शन के लिए, अच्छा खेतीबाड़ी के लिए, HYV सीड्स हो जाए, स्ट्रीट ड्रिलर हो जाए, प्लाविंग के लिए हमें ट्रैक्टर वगैरह, जो कोई सभी चीज का रिक्वायरमेंट रहा है, वो सब चीज को फिल कौन करवा रहा है, वो सब चीज को फिल कौन करवा रहा है, सेकेंडरी सेक्टर, क्योंकि वो प्रोडक्शन दे रहा है, वो सब चीज उन लोगों को वो सब चीज प्रोवाइड करवा रहा है। तो इसी वजह से लिखा है, इट हेल्प इन मॉडर्नाइजिंग एग्रीकल्चर विच फॉर्म द बैकबोन ऑफ आवर इकोनॉमी, also reduce the heavy dependence of people on agricultural income by providing them jobs in secondary and tertiary sector। यहाँ पे लिखा है कि सेकेंडरी सेक्टर के वजह से हम सारे लोग सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चरल सेक्टर के ऊपर
इकोनॉमी के लिए डिपेंडेंसी नहीं रख रहे हैं। मतलब मैं अगर पैसा कमाऊंगा तो मैं सिर्फ एग्रीकल्चर से पैसा नहीं कमाऊंगा, अगर मुझे पैसा कमाना है तो मैं फैक्ट्री में जाके भी काम कर सकता, तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है। तो सेकेंडरी सेक्टर इसलिए भी अच्छा है क्योंकि सेकेंडरी सेक्टर से एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो रहा है। सेकेंडरी सेक्टर का भी एम्प्लॉयमेंट और टर्शियरी सेक्टर का भी एम्प्लॉयमेंट। पूछो कैसे? नहीं, सेकेंडरी सेक्टर में जो सब प्रोडक्शन हो रहा है उसको एक जगह से दूसरे जगह लेने के लिए गाड़ी चाहिए, तो गाड़ी टर्शियरी सेक्टर। तो वो लोग सर वो तो फिर टर्शियरी सेक्टर हो गया। सेकेंडरी सेक्टर के ऊपर कैसे डिपेंड किया? भाई सामान बना तब ना एक जगह से दूसरे जगह लिया, बना तब ना लिया। दुकान में बिक रहा है जो सामान, जो लोग बेच रहे हैं, ट्रेडर्स लोग जो है दुकान में सामान बेच रहे हैं, किराना दुकान भी क्यों ना हो जाए, वो जो सामान बेच रहे हैं वो सेकेंडरी सेक्टर में प्रोडक्शन हो रहा है, इन लोगों के पास पहुंच रहा है तब ना ये लोग बेच रहे हैं। तो सेकेंडरी सेक्टर की वजह से ही लोग अपना इनकम डिपेंडेंसी प्राइमरी सेक्टर से हटा के सेकेंडरी और टर्शियरी में भी दे पा रहे हैं। मतलब एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है वहां पे सेकेंडरी और टर्शियरी में। इतना समझ में आ गया? इट हेल्प्स इन एराडिकेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी फ्रॉम द कंट्री। कंट्री में इरेडिकेट मतलब क्या? दूर करना। क्या दूर कर रहा है? अनएम्प्लॉयमेंट दूर कर रहा है। क्या दूर कर रहा है? अनएम्प्लॉयमेंट दूर कर रहा है। और दूसरा जो चीज वो दूर कर रहा है वो है पॉवर्टी, गरीबी। गरीबी भी दूर कर रहा है। एक्सपोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स ब्रिंग्स फॉरेन एक्सचेंज। यहाँ पे लिखा है कि अगर हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं मैन्युफैक्चर्ड गुड्स को, जैसे कि ऐसा कोई चीज जिसका डिमांड विदेश में बहुत ज्यादा है लेकिन बन हमारे देश में रहा है। देसी दारू कौन बोला? देसी दारू नहीं, वो भी हो सकता है कि नहीं? तो वो भी हो सकता है, लेकिन और भी बहुत सारी चीजें हैं जैसे कि हैंडीक्राफ्ट्स, है कि नहीं? हाथ से बनाया हुआ चीजें जो होता है हैंडीक्राफ्ट्स, आप उसको बेचो विदेश में। आप जानते हो जो हमारा मटका वटका रहता है ना, मिट्टी का जो घड़ा वड़ा रहता है, मिट्टी का कढ़ाई बर्तन, कितना रुपया में बन जाएगा? 20 30 40 रुपया में बन जाएगा, वो बन के रेडी हो जाएगा। 20 30 40 50 रुपीज में बन के रेडी हो जाएगा। एक्सपोर्ट होता है 2000 3000 4000 5000 रुपए में एक्सपोर्ट होता है। तो मुनाफा सोचो, 50 रुपया का सामान अगर मैं बेच रहा हूँ 5000 रुपया में, 4950 रुपीज का प्रॉफिट है कि नहीं है? प्रॉफिट, यस। तो फॉरेन एक्सचेंज ला रहा है कि नहीं? तो बाहर का पैसा इधर आया ना। मैं 50 रुपए का सामान बाहर दे दिया और यहाँ पे 4500 रुपया ले आया सपोज मान लो, या फिर 4950 रुपीज यहाँ पे ले आया, तो हमारा ही जिप भरा ना। वहां पे फिर गवर्नमेंट भी टैक्स कमा रहा है अपना, तो गवर्नमेंट को भी पैसा मिल रहा है और हमें भी अपना प्रॉफिट मिल रहा है, मुनाफा मिल रहा है। तो जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तभी। और भी ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं और इंडिया में पैसा लाते हैं। वाह। इट हेल्प्स इन ट्रांसफॉर्मिंग रॉ मटेरियल्स इनटू a wide variety of furnished goods of higher value। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हेल्प करता है, किस चीज में हेल्प करता है? टू ट्रांसफॉर्म रॉ मटेरियल्स इनटू हाईली फर्निश्ड गुड्स ऑफ हाई वैल्यू। मतलब क्या? हाई वैल्यू इन द सेंस क्या? जिसके एक्सचेंज में हमें बहुत सारा पैसा मिल सकता है। जैसे कि आप गन्ना बेचो तो कम पैसा मिलेगा, लेकिन वही गन्ने से थोड़ा सा हल्का मेहनत करके गुड़ बना लो, ज्यादा पैसा मिलेगा क्योंकि उसमें वैल्यू ऐड हो गया। चीनी बना लो, ज्यादा पैसा मिलेगा, वैल्यू ऐड हो गया। आप 100 रुपए का आलू लाओ, उसमें से चिप्स बनाओ, ज्यादा से ज्यादा 200 रुपया खर्चा होगा, लेकिन उसी को आप बेचोगे कितने में? मिनिमम 300 400 500 में बेचोगे। तो वैल्यू भी ऐड होता है और इनकम भी ज्यादा ग्रोथ होता है। समझ में आ गया इतना? नहीं करो, पॉज नहीं करो। तो अभी हम लोग पॉइंट पढ़ेंगे एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। कौन सा पॉइंट पढ़ेंगे? एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। मतलब प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर दोनों एक दूसरे के साथ डिपेंडेंट है, इंटरडिपेंडेंट है, इंटरडिपेंडेंसी है। अभी एक तो एग्जांपल दे दिया, भाई सेकेंडरी सेक्टर नहीं होगा तो प्राइमरी सेक्टर में अच्छा प्रोडक्शन नहीं निकल पाएगा, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन नहीं निकल पाएगा, क्योंकि सेकेंडरी सेक्टर नहीं होगा तो ट्रैक्टर नहीं आएगा, सीड ड्रिलर नहीं आएगा, आगे नहीं, HYV सीड्स कहां से आएंगे, पेस्टिसाइड कहां से आएगा, फर्टिलाइजर कहां से आएगा, ये सब चीज नहीं आएंगे तो ज्यादा कम पीस, स्मॉल पीस ऑफ लैंड से ज्यादा प्रोडक्शन कहां से निकलेगा। तो सेकेंडरी सेक्टर को ऊपर तो डिपेंड कर रहा है प्राइमरी सेक्टर। अच्छा, प्राइमरी सेक्टर सेकेंडरी सेक्टर के ऊपर मतलब डिपेंड कर रहा है, तो सेकेंडरी सेक्टर भी प्राइमरी सेक्टर के ऊपर डिपेंड कैसे कर रहा है? भाई रॉ मटेरियल कहां से लाएगा? रॉ मटेरियल कहां से लाएगा सेकेंडरी सेक्टर? प्राइमरी सेक्टर नहीं होगा तो इंटरडिपेंडेंसी है। और एक चीज, अगर सेकेंडरी सेक्टर होगा तो प्राइमरी सेक्टर में काम करने का और मजा आएगा। पूछो क्यों? भाई अभी मैं कॉर्न, मकई, कॉर्न नॉर्मल बिकता था, मान लो सेकेंडरी सेक्टर है ही नहीं और बहुत प्रोडक्शन हो रहा है कॉर्न, तो खाली भुट्टा कौन खाएगा? जितना खाना है उतना खाएंगे। लेकिन अगर हम लोग उसको और वैल्यू ऐड करें, कॉर्नफ्लेक्स बना दें, है कि नहीं, कॉर्नफ्लेक्स में फिर स्ट्रॉबेरी फ्लेवर डाल दें, चॉकलेट फ्लेवर डाल दें, है कि नहीं, अलग अलग फ्लेवर्स का कॉर्नफ्लेक्स बनाए, तो और बिकेगा, एक्सपोर्ट भी होगा।
एक जगह से दूसरे जगह भी भेजेंगे, तो जितना ज्यादा बिकेगा तो प्रेशर आएगा, सेकेंडरी सेक्टर से प्राइमरी सेक्टर में प्रेशर आएगा, और दो कौन और दो, तो वो लोग बोलेंगे हाँ और उगाएंगे और उगाएंगे और उगाएंगे, तो प्रोडक्शन भी ज्यादा वो लोग करेंगे, वो लोग भी कमाएंगे, ये लोग भी कमाएंगे, देश का इकोनॉमी भी बढ़ेगा। एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। इंडस्ट्रीज गिव अ मेजर बूस्ट टू एग्रीकल्चर बाय रेजिंग इट्स प्रोडक्टिविटी बाय प्रोवाइडिंग देयर टूल्स एंड प्रोडक्ट्स सच एज फर्टिलाइजर्स एटसेट्रा, जो कि मैंने बताया था, क्या बताया था कि सेकेंडरी सेक्टर हेल्प करता है प्राइमरी सेक्टर को फ्लोरिश करने के लिए, उनको प्रोवाइड करके, क्या प्रोवाइड करके, सेकेंडरी सेक्टर से मतलब इंडस्ट्री से इन लोगों के पास आता है, प्राइमरी सेक्टर के पास आता है ट्रैक्टर, फर्टिलाइजर, सीड ड्रिलर, उसके बाद इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, अलग अलग तरह का चीज। इंडस्ट्री डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चर फॉर रॉ मटेरियल्स एंड सेल देयर प्रोडक्ट्स सच एज इरिगेशन पंप्स, fertilizers, insecticides, pesticides, plastic, PVC pipes, machines and tools etc. to the farmers. इंडस्ट्री भी डिपेंड करता है किसके ऊपर, एग्रीकल्चर के ऊपर, किसके लिए, रॉ मटेरियल के लिए। मैंने जैसे बताया कि अगर प्राइमरी सेक्टर से रॉ मटेरियल नहीं आएगा, यहाँ से मकई नहीं आएगा, मक्का नहीं आएगा, तो यहाँ पे बनेगा कैसे कॉर्नफ्लेक्स, अलग अलग फ्लेवर डलेगा कैसे उसमें, नहीं। लेज जानते हो, लेज चिप्स, मैं स्टडी कर रहा था, उसका 300 फ्लेवर्स हैं, 300 फ्लेवर्स, इतना बिक रहा है वो। हमारे कंट्री में कुछ फ्लेवर्स अवेलेबल है, बाहर के कंट्री में और अलग अलग फ्लेवर खाते हैं। यस, चेक करो एक बार, सर्च करो, गूगल करो। कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्री टू नेशनल इकोनॉमी। द कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्री इन द जीडीपी ऑफ द कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्री in the GDP is very low in India as compared to East Asian economy. यहाँ पे लिखा है कि जीडीपी मतलब क्या, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब फाइनल प्रोडक्ट। फाइनल प्रोडक्ट मतलब क्या, अगर गन्ना निकला 1000 क्विंटल, तो जीडीपी में 1000 क्विंटल गन्ना कैलकुलेट नहीं होगा, क्योंकि वो 1000 क्विंटल में से 500 क्विंटल चीनी बनने के लिए चले जा रहा है। वो 500 क्विंटल जो चीनी बना, उसमें से 50 क्विंटल बिस्किट के लिए चला जा रहा है, और लास्ट प्रोडक्ट बिस्किट है, तो हम लोग बिस्किट को काउंट करेंगे फाइनल प्रोडक्ट के तौर पे, और उतना 50 क्विंटल वहां से जो 1000 क्विंटल शुगर केन से, वो 50 क्विंटल माइनस हो जाएगा, मतलब जितना भी निकल रहा है एक हिसाब से कैलकुलेशन लगा, क्योंकि फाइनल गुड क्या है, फाइनल प्रोडक्ट क्या है, चीनी है, तो कैलकुलेट भी हम लोग चीनी को करेंगे। और वहां पे अगर सबको कैलकुलेट करो, अगर ना भी इतना प्रोडक्शन हुआ है, चीनी प्रोडक्शन हुआ है, फिर बिस्किट प्रोडक्शन हुआ है, भाई कैसे, वही एक ही तो चीज है, फाइनल बिस्किट बन के जो आया, तो सबको क्यों कैलकुलेट करना, एक चीज को कैलकुलेट करो, फाइनल तो वही है कि नहीं। तो इसका मतलब नहीं है ना कि उन बाकी कैलकुलेशन को रोक दे, बस थोड़ा सा अमाउंट चीनी में गया तो चीनी को कैलकुलेट करेंगे अभी, तो डबल रिपीट कैलकुलेशन नहीं होगा। तो ऐसे अलग अलग प्रोडक्ट भी होते हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि इंडिया का कंट्रीब्यूशन अगर हम लोग देखें जीडीपी ग्रोथ में, इंडिया का जीडीपी ग्रोथ कंट्रीब्यूशन अगर हम लोग देखें इंडिया में इंडस्ट्रियल सेक्टर का, तो इंडस्ट्री से इतना जीडीपी ग्रोथ नहीं हुआ है, यहाँ पे ऐसा बोला जा रहा है। लेकिन बाकी ईस्ट एशिया कंट्री, एशिया एक कॉन्टिनेंट है, ईस्ट पार्ट में उसके जितने भी कंट्रीज हैं, अगर हम लोग उनको कैलकुलेट करें, तो यहाँ पे लिखा है कि इंडिया का योगदान उतना अच्छा नहीं है, या फिर इंडिया में इंडस्ट्रीज का योगदान इतना अच्छा नहीं है, इंडस्ट्रीज इंडिया में उतना अच्छा काम नहीं कर रहे। द कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्री इन इंडिया और इन द जीडीपी इज वेरी लो इन इंडिया as compared to East Asian economy. The National Manufacturing Competitiveness Council, that is NMCC, has been set up by government to take appropriate policy measures to improve the productivity of manufacturing sector. मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कैसे प्रोडक्टिविटी बढ़ाया जाए और कैसे जीडीपी का ग्रोथ अच्छा खासा हो, इसकी वजह से एक ऑर्गेनाइजेशन बिठाया गया है जिसका नाम है एनएमसीसी। और एक बार रिपीट कर रहा हूं अच्छे से समझने के लिए, आप लोगों को हेल्प होगा। एनएमसीसी बोल के एक ऑर्गेनाइजेशन, एक बॉडी बैठाया गया है इंडियन गवर्नमेंट के तौर पे, जिसका काम यह है कि वो स्टडी करेगा और हेल्प करेगा इंडस्ट्रीज को प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, और इंडिया का कंट्रीब्यूशन, और इंडिया में कंट्रीब्यूशन जीडीपी का या फिर इंडस्ट्रीज का, इंडिया में इंडस्ट्रीज का कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स जीडीपी कैसे बढ़ाया जाए। अच्छा प्रोडक्ट्स बनाओ, प्रोडक्टिविटी अच्छा हो, और एक्सपोर्ट ज्यादा हो। एक्सपोर्ट इन द सेंस बाहर बेचो, बाहर का पैसा अंदर लाओ, इंडिया में लाओ। समझ में आ गया। इंडस्ट्रियल लोकेशन, ये लास्ट टॉपिक रहेगा अभी के लिए, फिलहाल के लिए। इंडस्ट्रियल लोकेशंस आर अच्छा, इंडस्ट्रीज कहाँ पे, अभी एक छोटा सा क्वेश्चन आया था इसी का की तरफ से, राजस्थान के रिलेटेड। तो मैंने नहीं बताया था उस टाइम में, टोपोग्राफी डिपेंड करता है। टोपोग्राफी जैसे कि हो गया प्लेन लैंड, प्लेट्यू, प्लेन लैंड, प्लेट्यू, उसके बाद क्या था
डेजर्ट, हिली रीजियंस, माउंटेन्स, बता था। यस, तो फैक्ट्रीज ज्यादातर कहाँ पे बसता है? प्लेन लैंड में, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन सुविधा होगा, रॉ मटेरियल का सुविधा होगा, पानी का सुविधा होगा, इलेक्ट्रिसिटी का सुविधा होगा, लेबर का सुविधा होगा, क्योंकि प्लेन लैंड जहाँ पे वहां पे ज्यादा लोग रहेंगे तो लेबर का भी सुविधा होगा। तुम लोग बोलोगे नहीं सर, अलग जगह पे कम लोग रहने से भी वो लोग फैक्ट्री में काम कर देंगे। नहीं, जहाँ पे बहुत ज्यादा लोग रहेंगे वहां पे सस्ता में लेबर मिलेगा, कंपटीशन ज्यादा है ना। कोई 500 रुपए में काम करने के लिए रेडी है तो कोई 400 में भी रेडी है, तो कोई बोलेगा मेरे को 350 दे दो, भले मैं मेरे को ही काम दो। कॉम्पिटिशन। इंडस्ट्रियल लोकेशंस आर इन्फ्लुएंस्ड बाय अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, लेबर, कैपिटल, पावर, मार्केट। एक एक करके मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना। रॉ मटेरियल जहां पे होगा, मान लो ये एरिया में लोहा का रॉ मटेरियल है, तो वहां पे अगर मैं फैक्ट्री खोलूंगा तो रॉ मटेरियल एक्सट्रैक्ट करके, आयरन ओर को एक्सट्रैक्ट करके मेरे पास फैक्ट्री तक लाने के लिए मुझे कम खर्चा होगा, उसको मैं प्रोसेस करके फाइनल गुड भेजूंगा इधर उधर। लेकिन रॉ मटेरियल में तो बहुत सारी चीजें मिक्स होके होता है ना, जैसे कि प्योर आयरन तो नहीं है ना वहां पे, तो अगर मैं प्योर इम्प्यूरिटीज है आयरन ओर को उठा के बहुत दूर दूर तक लेके आ रहा हूँ फैक्ट्री में, तो मेरे को तो लागत बहुत पड़ जाएगा, तो मेरा प्रॉफिट कम जाएगा। तो इसी वजह से जहां पे रॉ मटेरियल अवेलेबल है वहां पे फैक्ट्रीज खोला जाता है। जहां पे लेबर का अवेलेबिलिटी है, चीपर कॉस्ट में अच्छा स्किल्ड लेबर, मतलब अच्छा काम कर पाए, सस्ता में काम कर पाए, वो उस चीज को देखा जाता है। कैपिटल, कैपिटल इन द सेंस, कैपिटल भी अलग अलग तरीके के होते हैं। कैपिटल को फिलहाल के लिए पैसा समझे रखो, और भी अलग अलग तरीके के क्या क्या कैपिटल होते हैं बता दे रहा हूँ। एक रहता है फिजिकल कैपिटल। फिजिकल कैपिटल में क्या क्या आता है? वर्किंग कैपिटल, फिक्स्ड कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल में क्या क्या आता है? बिल्डिंग्स, लैंड, मशीनरी, फिक्स्ड कैपिटल। वर्किंग कैपिटल क्या होगा? रॉ मटेरियल्स, वर्किंग कैपिटल। सैलरी, वर्किंग कैपिटल, ये सब कैपिटल में जाता है। पावर एंड मार्केट। अच्छा, यहाँ पे पावर में हम लोग कंसिडर कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी को भी, हम लोग एक हिसाब से पावर में कंसिडर कर सकते हैं। ओके, और मार्केट इन द सेंस, मैं बना तो रहा हूं लेकिन आसपास कहीं दूर दूर तक बिकेगा ही नहीं सामान, तो फायदा है कुछ नहीं। डिमांड ही नहीं है तो मैं बनाऊंगा क्या वही चीज को? नहीं, डिमांड भी नहीं है तो क्यों बनाऊंगा मैं? वाह। आफ्टर एन इंडस्ट्रियल एक्टिविटी स्टार्ट्स, अर्बनाइजेशन फॉलोस। जैसे इंडस्ट्री शुरू हुआ, अर्बनाइजेशन मतलब क्या? यहाँ पे डेवलपमेंट को बोला गया है कि नहीं? अर्बन एरिया, रूरल एरिया, देखे ना। अर्बनाइजेशन स्टार्ट्स मतलब क्या? देखो यहाँ पे सीमेंट फैक्ट्री है, धीरे 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 बर्गर डेवलप हो गया। तुम लोग तुरा जानते हो, तुरा भी थोड़ा बहुत डेवलप है कि नहीं? और क्यों है पता है? वहां पे पहले सूता मिल था, चीनी मिल, सूता मिल, ऐसा कुछ एक था वहां पे, वो बंद हो गया है। लेकिन वहां पे देखना सब लोग बसना शुरू कर दिया, फैक्ट्री वहां पे खुला, वहां पे बसना शुरू कर दिया। फैक्ट्री साइड देखो, बहुत सारे लोग वहां पे रहते हैं और फैक्ट्री वर्कर्स ही रहते हैं ज्यादातर। फैक्ट्री में वहां पे स्कूल भी एक खुल गया, फैक्ट्री स्कूल बोलते हैं उसको, सीमेंट नगर का। सिटीज प्रोवाइड मार्केट्स एंड ऑल्सो provide services such as banking, insurance, transport, labor, consultants and financial advice etc. to the industry। जो इंडस्ट्री रहता है, अगर टाउन में, रूरल एरिया में ना खोल के अर्बन एरिया में खोला जाए तो बेनिफिट क्या होता है? तो इंडस्ट्री को और भी बहुत सारी चीजें मिल जाता है, जैसे कि हो गया बैंक से फाइनेंस मिल सकता है कि नहीं, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट, लेबर, कंसल्टेंट्स, फाइनेंशियल एडवाइस, बहुत सारी चीजें एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा चीजें मिल सकता है। Many industries tend to come together to make use of advantages offered by urban centers known as agglomeration economics। अच्छा, एग्लोमेरेशन इकोनॉमिक्स क्या है उसको समझाता हूँ एक बार डिटेल तौर पे। एग्लोमेरेशन इकोनॉमिक इन द सेंस, जब पीपल मतलब मैन पावर और फैक्ट्रीज दोनों पास पास रहते हैं तो दोनों एक दूसरे के काम आते हैं। उसके साथ कभी कभार क्या होता है ना, बहुत सारे फैक्ट्रीज पास पास खुल जाते हैं एक ही एरिया में, तो उसमें शॉर्टेज ऑफ लेबर भी कभी कभी दिखाई देता है, जिसके वजह से पीपल का फायदा ये हो जाता है कि फैक्ट्रीज ऑफर करना शुरू कर देते हैं हाई वेजेस, ज्यादा तनख्वाह, और फैक्ट्रीज को आपस में भी कुछ कुछ बेनिफिट होता है, जैसे कि रॉ मटेरियल उसको दूसरे फैक्ट्री से भी मिल सकता है। समझ में आ गया ना? तो इस तरह से एग्लोमेरेशन इकोनॉमिक्स में क्या होता है ना, जो इंडस्ट्रीज रहते हैं वो कभी कभी एक दूसरे को हेल्प कर लेते हैं और कभी कभी सोसाइटी का हेल्प हो जाता है ज्यादा, तो इसी तरह से रहता है। तो आज के लिए ये पार्ट 1 खत्म। ऐसा भाई ऐसा